नमस्कार आप सभी को। मैं श्रीनिवास पांडे सुपर टेट में साइंस की क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। और सिलेबस मैंने डिस्कस किया ही हुआ था, आपने देखा था, जनरल साइंस की बात थी उसमें। तो हम अपना एक ये डेमो लेक्चर, आप ऐसे समझिए, आपको डेमो लेक्चर है ये। डेमो क्या, वो हम हर एक में वैसे ही पढ़ाता। टीचर अपना स्वभाव नहीं चेंज कर सकता है ना। मौका बार बार किस्मत नहीं देती है, और हमारे यहाँ से भी सिलेक्शंस जो हैं होते रहे हैं। सुपर टेट क्या बोलते हैं, टेट में काफ़ी सिलेक्शंस हुए हैं, तो लोगों ने काफ़ी हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है। तो हम लोग यहाँ सुपर टेट की क्लासेस लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। केमिस्ट्री का सेक्शन है, केमिस्ट्री का सेक्शन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। और हम देखते हैं कि किस तरह से हम बिना बहुत ज़्यादा, देखिए साइंस तो बहुत डीप है, हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी रहती हैं, है ना, जो एग्ज़ाम में आए। ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर गाइडेंस देना, मटेरियल प्रोवाइड करना और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना। बस आपका है काम उसको रिटेन करना, उसको तुरंत रिवाइज करना, और जो है सवाल जो है हम आपको उसमें मिलता रहेगा, ठीक है। क्लासेस जब रेगुलर चालू हो जाएंगे तो आपको एक टेस्ट टाइप का, क्विज टाइप का मिलता रहेगा, रोज़ आप देख सकते हैं वहाँ पे। स्टडी 91 के ऐप पर क्लासेस चलेंगी हमारी, है ना। जो ऐप है आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप प्रॉपर रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। और उसके लिए जो भी बात हो रखी है और लोगों ने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया होगा क्या स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। तो चलिए यार हम देखते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोर्ड पे केवल, और आपका जैसे अगर मैं कहूँ देखिएगा आपको देखने समझ में आएगा, ठीक है। ये बना हुआ है पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये बना हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ इसी से पढ़ाऊँगा। बहुत से लेक्चर्स मेरे ऐसे होंगे जिसमें मेरी केवल कलम चलती है और आपको वो चीज़ें क्या रहेंगी, ऑटोमेटिक जो मैं बोर्ड पे लिखता चलूँगा वो आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। अगर कोई बंदा, अगर कोई आदमी, कोई पर्सन नहीं लिख पा रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेगा, वो पीडीएफ उसको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी, है ना। तो आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे किस तरह से सवालें बनती हैं, आप लोग प्रॉपर एग्जाम्स अगर दे रहे होंगे तो आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस पे जो भी चीज़ है होने को इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उतना ही लेकर के आए हैं जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वो फंसेगा, आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाहर बहुत ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ये कर लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, बस हो गया, उससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अपना लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो टॉपिक है यार, हमारा जो टॉपिक है वो ये है। उससे पहले जनरल चर्चा हम देख लेते हैं। यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी 91 का, ठीक है। वो उस पर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलेंगे, बहुत बेनिफिट में आप रहेंगे। स्टडी 91 का ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, पता नहीं कितनी एग्जाम्स में, पता नहीं कितनी बार आई है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। पहले तो परमाणु के मूल कणों का विवरण क्या है ज़रा देखिए। 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं ज़रा देखिए आप। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बेसिक है, ऐसा नहीं कि और चीज़ें नहीं हैं। और जब मैं आपको रेडियो एक्टिविटी बताऊंगा, रेडियो सक्रियता पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पर और नाम आएंगे, ठीक है। जैसे एंटी न्यूट्रिनो, बोसॉन, है ना, इन सब की, गॉड पार्टिकल वगैरह की, वहाँ पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत डीप में नहीं जाएंगे यार, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो ज़रा देखते हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला सवाल तो यही बन सकता है, जनरल साइंस बोला है सिलेबस में, अब वही आती है, ठीक है। पहले भी मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, नोट से बाहर कुछ नहीं आता है अगर आप सही से रिवीजन कर लेते हैं तो। जे थॉम्सन, इसकी खोजकर्ता किसने, कौन है? जे थॉम्सन। कौन है? जे थॉम्सन। इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वह क्या है? 9.1 इंटू 10 की घात -31। 9.1 इंटू 10 की घात -31, ठीक है, किलोग्राम, केजी, ठीक है। यह इसका क्या है? द्रव्यमान है। भार नहीं है, द्रव्यमान है। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, ठीक है। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। भार एक सदिश राशि है और
द्रव्यमान क्या है आपका, अदिश राशि है। ठीक है, भार क्या है, सदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। द्रव्यमान फिक्स रहता है, चेंज नहीं रहता है, भार चेंज हो सकता है। ठीक है, भार चेंज हो सकता है। इसके ऊपर आवेश कितना रहता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से आपको एक पॉइंट और पता लग रहा है कि जो कूलम है, कूलम सी का मतलब है यहां पर कूलम। कूलम जो होता है आपका, कूलम आवेश का मात्रक है। तो यहां से एक पॉइंट ये हो गया। या इसी तरह से आपका हम क्लासेस कराएंगे ताकि आप एक साथ कई चीजें देखते चलें। ठीक है बस इतना इसमें देख लिया आपने। प्रोटॉन पर आइए जरा। प्रोटॉन पर, प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड। आप साल ना याद रखें तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये नाम याद रखना और इनका मान याद रखना है। इसका जो वास्तविक क्या हो रहा है, वास्तविक द्रव्यमान जो है इसका वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके ऊपर आवेश कितना होता है, जरा देखिए, प्लस के साथ होता है। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है वह माइनस के साथ होता है, और यह क्या होता है आपका, प्लस के साथ होता है। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो गया प्रोटॉन की बात। न्यूट्रॉन की बात अगर करें, न्यूट्रॉन की बात, तो न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे वो कौन है भैया, जेम्स चैडविक। इसका जो भार है वह तकरीबन इसी के इक्विवेलेंट है, किसके, आपका प्रोटॉन के। ठीक है, प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है यह 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और इसके ऊपर कितना आवेश रहता है, शून्य रहता है, यह न्यूट्रल रहता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं रहता है। क्लियर है बात आप सभी लोगों को। चलिए, तो यहां से एक बात हुई, यहां पे मैं कुछ और चीजें आपको बताई दे रहा हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा बताई दे रहा हूं ताकि आप उस चीज को भी देखिएगा। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान कितना होता है, 9-10। यहाँ एक अच्छी चीज बता रहा हूं, वो पूछी जा सकती है, 31 kg, और इसका कितना रहता है 1.67 के आसपास इंटू 10⁻⁻27 kg। अब पहली बात तो यह सवाल बनती है, इनमें से भारी कौन है, इनमें से कौन भारी है। तो इनमें से आपको पता है जब घात में और माइनस के साथ जितनी कम वैल्यू रहती है वो ज़्यादा होती है। तो मास ऑफ प्रोटॉन यह क्या है, ज़्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो एक सवाल ये भी बनी कि जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का वह इलेक्ट्रॉन से क्या है मेरे भाई, वह इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, वह क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक जनरल वैल्यू ऐसे लिखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1837 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा बहुत वेरी करके आप भाग देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा बहुत अंतर आए, लेकिन आप एक जनरल वैल्यू ये याद रखिए कि कई बार एग्जाम्स में आई हुई है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है बात। देखिए चीज़ें यार यहीं से इसी तरह से पूछी जाती हैं, है ना। आप लोग क्या है, एक तो सीनियर है पहली बात तो, है ना, कोई बहुत बच्चे नहीं लगे हैं, क्योंकि सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो जाहिर सी बात है बीएड है और यूपी टेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि हाँ जो चीज़ सामने चल रही है आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सही पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये सवालें बन सकती हैं, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और, एक कूलम कितना था आपको मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, इसको थोड़ा देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यही बता दे रहा हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं यहाँ माइनस नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ मान की बात कर रहा हूँ। यह इलेक्ट्रॉन पे लिखा, मैंने माइनस नहीं लगाया, जबकि माइनस होगा वहाँ, मैं यहाँ माइनस नहीं लगा रहा हूँ। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ से एक सवाल ये बन जाएगी, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19।
तो आप 19 ऊपर चला जाएगा, 1/1 एक बार एक एग्जाम में आ चुका है यह, 10 की घात प्लस 19, है ना। इसको याद रखिएगा भाई। एक कूलम में कितना, जब एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, इतना। ये पूछा जा सकता है और एक अच्छे एग्जाम में पूछा गया था। बहुत लोगों को इसका आंसर नहीं पता रहता है, वो लोग गलत कर देते हैं, वो लोग यही वाला आंसर लिख करके चले आते हैं, वो गलत है। एक कूलम में कितना, 1 कर दीजिए, ये इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है बात, चले हम आगे, है ना। तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा, मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हल्की सी आपको जानकारी दी, बाकी और कुछ जानकारी नहीं दी है अभी तक। और जो ये जनरल चीज़ आपसे और अलग से पूछी जा सकती है, इसी तरह चलेगा। जो चीज़ है सामने, उससे हट के भी और किस तरह की सवालें बन सकती हैं, हम उन सभी के ऊपर फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं यार हम। तत्व विशेष तथ्य। कुछ चीज़ें रहती हैं जो सिर्फ याद करने के लिए बनी होती हैं, जो सिर्फ याद करने के लिए बनी होती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, जो सिर्फ याद करने के लिए बनी होती हैं। क्या यह आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो मैं बोलता भी चलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ। तत्वों के बारे में मैंने लिखा है, कुछ चीज़ों को याद करना पड़ जाता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में कुछ चीज़ों को याद करना पड़ जाता है, जरा देखते हैं। मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो एग्जाम में अनगिनत बार पूछी गई हैं और इन्हीं में से पूछी जाएंगी, ठीक है। वरना बहुत बड़ी है साइंस, कितना याद कर लीजिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बार अलग अलग पेपरों में, आपके पुराने भी एग्जाम्स में जो भी पूछा गया, यूपी टेट या सुपर टेट वगैरह में, ठीक है। यूपी टेट में हालांकि साइंस नहीं है, लेकिन जो सुपर टेट या और जगहों के जो इस तरह के टीचिंग वाले एग्जाम्स हैं जो पूछे गए हैं, वहां से ये कलेक्शन पूरा अगर देखा तो यहाँ से जितने सवाल बन सकते थे इस तरह के जो याद करने वाले, उसको जरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि ये किसी हेडिंग के अंतर्गत नहीं आते, इस वजह से इनको बीच में ही कहीं रखना पड़ता है हमको। तो जरा देखिएगा यहाँ पर। अब सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व पहले नीले वाले पे लिखा है। तो सबसे हल्का तत्व क्या होता है? सबसे हल्का तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन। मैं बोल भी रहा हूं, प्लीज जरा सुनते चलिएगा। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व की बात कर रहा है। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। और याद रखिएगा, हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। एक एग्जाम में हाल में ही पूछा गया है, हाइड्रोजन को ही क्या कहा जा रहा है? भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे हल्की धातु, अभी तक तत्व की बात हुई थी, सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। और सबसे हल्की अधातु, हाइड्रोजन अधातु है, तो सबसे हल्की अधातु भी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन ही हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे हल्की अधातु भी क्या भाई, तत्व की बात किए थे तो ठीक था हाइड्रोजन। अधातु भी है वह, ठीक है ना, धातु नहीं अधातु है, तो वह भी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु जो है आपकी वह लिथियम है। क्या है? सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम है, Li, ठीक है ना। सबसे हल्की धातु जो है वह क्या है? लिथियम है। तो अब सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम, ठीक है। सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम, जिसको उधर से ना दिख रहा हूं मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। सबसे भारी धातु क्या है? क्या है? ऑस्मियम। और जरा देखिए जो इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो बहुत क्रिया कर सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने होते हैं, जो सबसे ज्यादा होता है, बहुत तेज रिएक्शन करता है, तो आपको पता होगा क्या होता है? फ्लोरीन, ठीक है। और यह सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, वह क्या है मेरे भाई? फ्लोरीन है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन है। और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसके ऊपर सबसे ज्यादा ऋणात्मक चार्ज था, और यह था, यह वाला जो सेकंड देख रहे हैं, यह इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और यह वाला क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कौन है भैया? सीजियम है। क्या है वह? सीजियम है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? सीजियम। क्या है? सीजियम। आगे देखिएगा, सबसे कठोर अधातु, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूं जो बहुत बार आई हुई है। सबसे कठोर अधातु आपको मालूम है, बचपन से पढ़ते आए हैं, वह क्या है? डायमंड है, हीरा है, कार्बन का क्या है? अवयव है, ठीक है ना।
ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन। अब पृथ्वी की भूपटल पर, पृथ्वी की भूपटल पर, ठीक है ना, अर्थ की क्रस्ट पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? वह ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे पूछेगा, दूसरे नंबर पे पूछेगा तो क्या है? सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। तीसरे नंबर पे पूछेगा तो एल्युमिनियम है। पहले नंबर पर है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन और तीसरे नंबर पर है क्या? एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये चीजें कुछ रहती है जो आपको याद करनी पड़ेंगी, इसके लिए और कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना, आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे हल्की अधातु भी क्या है? हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होगा आपका? फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम। सबसे कठोर अधातु कौन सी है? सबसे कठोर अधातु कौन सी है? हीरा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। और पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। इसके बाद अगर देखें तो है सिलिकॉन और उसके बाद अगर देखें तो क्या है भैया? हमारा है वह एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं हम, नेक्स्ट पर आते हैं। जरा मेन चीज जो स्टार्ट होती है, अम्ल, एसिड, अम्ल। अब तो सबसे पहले अम्ल क्या है, तो इससे सवाल किस तरह से बनते हैं जरा देखिए। एक तो अम्ल के बारे में पूछ लेगा और दूसरा यह पूछ लेगा कि फलाने अम्ल का कहाँ प्रयोग होता है। यही एग्जाम में आएंगे, यही दो बातें आती हैं। इसके अलावा और कुछ पूछने की वो चेष्टा नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि सबके लिए कॉमन साइंस है ना, तो वो क्या करेंगे उसको टफ करके। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट होगा वो बात अलग है, अलग मैटर करता है। ठीक है, वो अलग विषय है, लेकिन जिस सबके लिए कॉमन है, एक जनरल साइंस की बात की है, तो इतना डीप में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। जब बच्चा कर ही नहीं पाएगा तो देंगे क्या? ठीक है ना, तो पहले तो एसिड। ठीक है, तो एसिड, अम्ल, अम्ल है जो H+ आयंस दे सके। क्या है? H+ आयंस जो दे सके वह क्या है? आपका अम्ल की श्रेणी में आता है। जिसके पास यह क्षमता हो कि वह H+ आयंस को दे सके, ठीक है, डोनेट कर सके, वह क्या होता है आपका? वह होता है आपका अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है? अम्ल होता है। इसको पता करने के लिए कोई चीज अम्ल है या कोई चीज अम्ल नहीं है, मैं यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूँ, उसको देखिएगा। वहाँ पे किस तरह से सवालों को फंसा करके वो पूछते हैं, ये जरा देखिएगा। मैं क्लासेस में बोलता रहता था लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, जबकि उसके जस्ट 2 दिन बाद RO का पेपर हुआ था, उसमें हूबहू सवाल वही उतर आई थी। ठीक है, हालांकि आप लोग की लेकिन एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो जरा देखिए, एसिड और बेस। आपने लिटमस पत्र का नाम सुना है? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। ठीक है, ये 2 तरीके के आते हैं, एक रेड आता है और एक आता है आपका नीला, ब्लू। ठीक है, एक क्या आता है? एक रेड आता है और दूसरा क्या आता है? नीला आता है। एक रेड लिटमस पत्र आता है, रेड लिटमस पत्र, और दूसरा ब्लू आता है। अब एसिड और बेस को अगर चेक करना है आपको, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा केसेस, बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट्स ऐसे ही बनाने हैं हमने। ठीक है ना, एसिड, एसिड मतलब क्या हो गया? अम्ल। ठीक है ना, आप मैं बोल रहा हूं तो आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं। और ये होता है क्षार या भस्म कह लीजिए आप। ठीक है, एसिड को किसके ऊपर डाल रहे हैं? रेड के ऊपर डाल रहे हैं, रेड लिटमस के ऊपर। बहुत ध्यान से देखिएगा, एसिड को रेड लिटमस के ऊपर डाल रहे हैं, जिसका रंग क्या हो जाएगा? इसका रंग क्या हो जाएगा? इसका रंग क्या हो जाएगा? जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, कृपा करके कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिए। अगर एसिड को रेड लिटमस पेपर पर डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा यार? नीला? नीला नहीं होगा, रेड पे डाल रहे हैं, रेड ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? कलर इसका चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी एसिड को आप ब्लू लिटमस पर डाल देंगे, ब्लू लिटमस पर, तो इसका जो कलर है वह क्या हो जाएगा? वह रेड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात आप? ये पूछ लिया था, जबकि और लोगों ने क्या किया? हाँ, कलर बदल जाता है, लाल का नीला, नीले का लाल।
अरे देखो तो क्या डाला जा रहा है यहाँ पर, कान खड़े रखिएगा इस समय। एसिड का, अगर आप, एसिड डेंजरस होता है, डेंजर का साइन लाल, लाल के ऊपर डालेंगे तो लाल ही रहेगा, वो लाल को लाल पे डाल रहे हैं तो लाल ही रहेगा, ठीक है। तो ब्लू लिटमस, लेकिन अगर इसी अम्ल को आप नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह रेड हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बेस है आपका क्षार है, इसको आप कहाँ डाल रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर पर डाल रहे हैं, ब्लू का ब्लू पे डाल रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, कलर चेंज होगा ना, कलर चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ब्लू का क्या रह जाएगा, ब्लू, नो चेंज इन कलर, है ना, नो चेंज। लेकिन अगर यही इसी को आप किस में डालेंगे, रेड लिटमस पर डालेंगे, अगर रेड लिटमस पर डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपका नीला हो जाएगा, ब्लू। मैंने जानबूझ के यहाँ बता दिया क्योंकि यहाँ से सवालें बन जाती हैं और लोग फंसते हैं इस पे, ठीक है। तो बेस अगर ब्लू पे ब्लू डाल रहे हैं तो यह नीला, इसका रंग नहीं चेंज करता है। लेकिन अगर इसी को लाल लिटमस पत्र पर डाल दिया जाए तो इसका रंग क्या हो जाएगा, इसका रंग हो जाएगा आपका नीला। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज भी आता है, मिथाइल ऑरेंज, है ना, मेथिल ऑरेंज भी कहते हैं उसको। यह अभी इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है, यह अभी इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ रहे हैं आप, यह अभी इंडिकेटर की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है ना। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से हम एसिड बेस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जरा आपने ये देख लिया, अब जरा देखते हैं एक और चीज इस्तेमाल करती है जिसका नाम है पीएच पेपर, पीएच पेपर, है ना। पीएच पेपर पे 1 से लेकर 14 तक की गिनती रहती है। अब उन गिनतियों पे क्या गिनती आती है उसको थोड़ा देख लीजिए। अगर अम्ल है तो यह 7 से कम होगा, ठीक है ना, मतलब 0 से लेकर के 7 तक अगर लिटमस पेपर पर रीडिंग आ रही है, सॉरी पीएच पेपर पर, पीएच पेपर का अगर 0 से 7 तक की रीडिंग आ रही है तो वह क्या है आपका, ठीक है। 0 से 7 मतलब करेक्ट 7 ना आए, उससे हल्का सा कम रहे, 0 से लेके 7 से हल्का सा कम रहे, इसलिए मैंने लेस देन का साइन बनाया है कि, तो वह क्या होगा आपका बेस, एसिड होगा। और यह अगर 7 से बड़ा आ रहा है, 7 से लेके 14 तक, है ना, कहाँ तक, 7 से लेके 14 तक अगर है रीडिंग, 7 से ऊपर हल्की हो और 14 तक है तो वह क्षार में आएगा। और करेक्ट अगर 7 पर है तो वह न्यूट्रल होता है, जो कि एक डिस्टिल्ड वाटर का होता है। जो आरओ का पानी होता है उसका जो पीएच मान होता है वो तकरीबन 7 के आसपास का होता है, ठीक है बात। तो आप समझ गए पीएच पेपर में 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 पर उदासीन न्यूट्रल, 7 पर उदासीन न्यूट्रल। क्लियर है बात। अब चलिए जरा हम इनके प्रयोग देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए इस लेक्चर से सवालें बनेंगे भैया। चलिए अम्लों के उपयोग, ठीक है ना, अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग, जरा आइए अम्लों के उपयोग पर। अम्लों के उपयोग में सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में और संचायक बैटरी में, जो हमारी स्टोरिंग बैटरीज होती हैं वहीं पर H2SO4 बैटरी में, याद रखिएगा। और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में। ऐसा नहीं कि इसका और जगह पे काम नहीं, लेकिन जो मुख्य काम है हम उसकी बात कर रहे हैं, H2SO4, ठीक है। आपने अम्ल वर्षा का नाम सुना होगा, अम्ल वर्षा, ठीक है ना, एसिड रेन जिसको कहा जाता है। एसिड रेन में 2 प्रकार के क्या बनते हैं, अम्ल बनते हैं जो मेन होते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं हो रहे होते हैं, वहाँ 2 प्रकार के मेनली अम्ल बन रहे होते हैं। एक ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा होता है और दूसरा नाइट्रिक अम्ल बन रहा होता है अम्ल वर्षा में, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिए दे रहा हूँ कि अम्ल वर्षा में यह बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनता है और नाइट्रिक अम्ल भी बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा नाइट्रिक अम्ल से वहाँ पर ज़्यादा रहती है ना। अब जरा देखिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, उर्वरक में, उर्वरक बनाने में।
विस्फोटक पदार्थ बनाने में और फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। जहां भी नाइट्रिक आए, नाइट्रोजन आए या पोटेशियम की बात आए, आप वहां पे कान खड़े कर लीजिएगा। उत्तर या तो उर्वरक और या तो आपका विस्फोटक, इनका इस्तेमाल इस तरह से ही किया जाता है। जैसे नाइट्रोटोल्यूइन, टीएनटी, टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये देखिए नाइट्रो नाइट्रो आ रहा है, तो जहाँ भी इस तरह के शब्द आए ये सब विस्फोटक में चले आते हैं, ठीक है ना। और जैसे अमोनिया में भी क्या रहता है, नाइट्रोजन है, ठीक है, वहाँ पर भी रहता है। तो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं उर्वरक, तो उर्वरक, विस्फोटक, और यहाँ फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, नाइट्रिक अम्ल का। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट जरा देखिए एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका कहा जाता है इसको, ठीक है। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। और सिरके के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसका, एसिटिक अम्ल। आगे जरा देखिए फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल फलों के संरक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट है। फलों के संरक्षण में HCOOH, जानबूझ के सूत्र भी लिख दिया हूं ताकि आपका सूत्र भी पूछ ले अगर, तो आप उस हिसाब से मजबूत रहें कि हाँ भैया सूत्र भी, इनके अम्लों के सूत्र भी यहाँ पे लिखे हैं। तो फार्मिक अम्ल फलों के संरक्षण तथा रबर स्कंदन में और चमड़ा उद्योग में, ठीक है ना। तो फार्मिक अम्ल कहाँ आ रहा है, फलों के मेनली संरक्षण में, चमड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसका, फार्मिक अम्ल। फॉर्मूला क्या है, HCOOH, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए ऑक्जेलिक अम्ल में बहुत इंपॉर्टेंट है, या फोटोग्राफी में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। अब आजकल तो भैया डिजिटल हो गया है सब, ठीक है, अलग बात है, लेकिन जो पहले फोटोग्राफी में धुलाई उलाई होती थी, बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता था फोटोग्राफी में, ठीक है। कपड़े पर से स्याही के धब्बे हटाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो छपाई और रंगाई में भी, जब फोटोग्राफी हो रही तो आपको वहीं से समझ जाना चाहिए, छपाई एवं रंगाई, ठीक है ना। छपाई एवं रंगाई में भी किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे साथ आप याद करते चलिए चीज़ों को, ठीक है। बेंजोइक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। इसलिए वही लिखा हूं मेरे भैया, वही लिखा हूं जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, यह दवाइयों में इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल दवाइयों में बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टाइम पूछी जा सकती है। क्या है, आपको यहाँ पे जो भी मैंने 6-7 लिखे हुए हैं अम्ल, ऐसा नहीं कि मैं अभी और को नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो जब मैं यौगिक बताऊंगा तब उसमें मैं बताऊंगा, इस्तेमाल के थ्रू बताऊंगा। लेकिन यहाँ एसिड की बात हो रही थी तो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट एसिड्स लिख दिए हैं, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या आपको यहाँ से समझ में आया बेंजोइक अम्ल वगैरह का यहाँ पे काम? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ज़रा हम। ये तो मैंने बताई, एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आइए, भस्म का उपयोग, जो आपके क्षार होते हैं, ठीक है ना, जिनका pH मान 7 से ऊपर होता है, ठीक है, उनका उपयोग जरा देखिए। कास्टिक सोडा सुने होंगे बहुत आराम से, कास्टिक सोडा NaOH कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, साबुन बनाने में। जो पहले लिखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, साबुन बनाने में, कपड़ा एवं कागज निर्माण में यह इस्तेमाल करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कागज एवं कागज निर्माण, कपड़ा एवं कागज निर्माण में, कारखानों को साफ करने आदि में मेन इसका यूज कहाँ हो रहा है, कास्टिक सोडा का साबुन बनाने में। NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जरा देखिए कहाँ इस्तेमाल किया, गारा एवं प्लास्टर बनाने में। गारा एवं प्लास्टर बनाने में, जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस सुनते हैं, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। इसका होता है, जिप्सम का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, वो बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग पाउडर है नहीं, बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में, ठीक है ना। देखिए हमेशा याद रखिए, अम्लीयता दूर करने के लिए क्षार की आवश्यकता पड़ेगी। अगर अम्ल है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसका रिएक्शन को कम करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको क्षार डालना पड़ेगा, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये नहाने वाला साबुन होता है, ठीक है ना, नहाने वाले साबुन बनाने में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, नहाने वाला साबुन बनाने में, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक नाम याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है मेरे भैया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने इनो वगैरह सुना है ना, इनो है ना, पी लीजिए, एसिडिटी बनी रहती है तो सही हो जाती है। वह क्या काम करता है? एसिड के इफेक्ट को, अम्ल के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है। देखिए अब क्या होता है ना कि अब मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको केवल और केवल शुरू से आऊँगा तो पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और आखिरी तक पढ़ा के निकल जाऊँगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। मैं यहाँ कहानी बाँचूँगा नहीं। हाँ भाई, बीच में कभी कभी बातें हो जाती हैं अपने बीच में, ठीक है, हम लोग बातें करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा फोकस्ड रहना है, ठीक है। चलिए, मटेरियल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो भी मैं कंटेंट दूंगा यार, आप ये मान के चलिए बहुत सॉलिड है, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी आपके बीच में। मेरे सेक्शन से तो कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है, मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करता हूँ हमेशा, उससे आपको उससे इतर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल विषाक्तीकरण, ये क्या काम करता है? वही पी लीजिए तो क्या होगा, यह जो अम्लीयता है पेट वगैरह में जो बनी हुई है उसको यह दूर कर देगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एसिड अम्ल को जब क्षार से मिलाते हैं, ठीक है, एसिड प्लस बेस, अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो क्या बनता है? वो बनता है सॉल्ट, नमक और पानी बनता है, प्लस वाटर, ठीक है, तो आराम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को कि एसिड और बेस अगर मिलाएंगे तो सॉल्ट और पानी बनता है ना। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब जाहिर सी बात है, अब नमक आ गया, ठीक है ना, लवणों के उपयोग, ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्या क्या है। सोडियम क्लोराइड, ये तो खाने वाला नमक है, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। किसको क्या बोला जाता है? टेबल सॉल्ट। जो टेबल पे सॉल्ट नमक रखा जाता है, जो खाने में प्रयोग होता है, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl, ठीक है ना, NaCl नमक, ठीक है, NaCl। तो NaCl सोडियम क्लोराइड मानव आहार का आवश्यक अंग, ठीक है, और खाद्य पदार्थों का संरक्षण, अचार वगैरह में डाल दिया जाता है ठीक ठाक, ताकि वह खराब ना हो। क्लियर है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जरा देखिए तो, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर मतलब खाने का सोडा, ठीक है ना, खाने का सोडा। क्लियर? फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो अग्निशामक यंत्र रहते हैं वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसीलिए ये लिखे ही इतने इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाला है। यही लोगों को नहीं याद रहता और यहीं से सवाल बन जाती है। पूरा भस्म, पूरा एसिड अम्ल, पूरा क्षार पढ़ लिया है और याद कुछ नहीं। आप एक एक सेक्शन देखिए ना, इसमें से बाहर आएगा तो बोलिएगा मुझे, है ना। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हो गया, अब सोडियम कार्बोनेट की बात आई। अपमार्जक के निर्माण में, कांच निर्माण में और कास्टिक सोडा बनाने में। जो कास्टिक सोडा उधर बन रहा था भस्म में, ठीक है ना, तो कास्टिक सोडा बनाने में क्या इस्तेमाल हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आ गया, मैंने आपको बताया था पोटेशियम भी आया है, नाइट्रेट भी आया, तुरंत दिमाग दौड़ाइए, कहाँ? उर्वरक के रूप में, आतिशबाजी पटाखे वही, ठीक है, गन पाउडर के रूप में, गन पाउडर के रूप में, आतिशबाजी का सामान और उर्वरक के रूप में। ठीक है, बात समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे जरा। ये कापर सल्फेट, नीला थोथा, कापर सल्फेट को ये जो लिखा है नीला थोथा भी कहा जाता है, ठीक है ना, नीला थोथा कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और रंगाई एवं छपाई में। तो मेन काम क्या है? कीटाणुनाशक, ठीक है ना, कीटाणुओं को मारता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में कापर सल्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिटकिरी, फिटकिरी जानबूझ के सूत्र भी लिख दिए हैं कि आप क्या है, अब फिटकिरी का पूरा सूत्र मत याद करने जाना, ये देख लेना आखिर में 24 पानी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 24 पानी लगा हुआ है। आप स्मार्ट स्टडी करिए ना, पूरा
जाने की आवश्यकता है नहीं। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो ये चीज़ हो गई ऐसे, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं तो ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है फिटकरी? जल के शुद्धिकरण में और औषधि और रंगाई के रूप में, ठीक है। जल के शुद्धिकरण में, औषधि के रूप में भी कहीं कट वट जाता है तो लोग लगा लेते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये फिटकरी, तो ये क्या है? ये सब नमक हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम, कॉपर सल्फेट, पोटास एलम। पोटास एलम को ही क्या कहा जाता है? फिटकरी कहा जाता है। इससे सवाल बनते ही बनते हैं यार। जितने आपको अभी 3 स्लाइडें रखी, बहुत मेहनत से छांट के बनाई जाती हैं ताकि आप लोग कहीं पर जो है किसी भी तरह से कमज़ोर ना पड़िए आप, है ना। हमारा यही रहता है कि किसी भी तरह से आप कमज़ोर ना पड़े किसी भी मामले में, है ना। चलिए आगे आइए। 10 सवाल आने हैं, लेकिन मामूली लगता है, ठीक है, लेकिन 10-10 करके देखिए सब बना हुआ है। गड़बड़ा गया अगर एक सवाल से, और भी साइंस का ही गलत हुआ रहा, तो फिर समझ लीजिए कितना दुख होगा। नौकरी आज की डेट में भैया क्या बताएं, मतलब कि चपरसियों कोई बन जा रहा है तो वो राजा हो जा रहा है, ऐसे आप समझिए, है ना। चलिए आगे आते हैं ज़रा। यहाँ मैंने कुछ पीएच मान लिखे हुए हैं, यहाँ से भी आता है सवाल, कोई कह दे नहीं आता है, तो हम वही डील करेंगे यार जो सवालें आती हैं। कुछ चीज़ें किसी टॉपिक के अंतर्गत नहीं आती। अब पीएच मान है, अब किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाएंगे? तो एसिड बेस वगैरह के अंतर्गत ही तो पढ़ाया जाएगा। तो इस वजह से टॉपिक जो है इसी के पास में रख दिया। देखिए, मनुष्य के जो पेट में अम्ल रहता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, आपको पता है HCl रहता है, वो भी गाढ़ा HCl रहता है, और उसका जो पीएच मान रहता है आप देखिए 1 के पास रहता है। 1 या 1 से जैसे ये आता है 1.2 या 1.3, इस तरह से इसकी रेंज रहती है, ठीक है। जो कहाँ है? जो आपके पेट में जो क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जा रहा है यह है, ठीक है। जरा आगे देखिए, नींबू का पीएच मान क्या है? 2.2 से 2.4। बहुत माइन्यूट आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी किताब में आप 2.5 पढ़ लें, लेकिन इसी के रेंज में रहेगा, है ना। शराब का पीएच मान जो रहता है 2.8 से 3.8, और शराब का ये एक प्रकार है बियर, ठीक है ना। बियर आती है कैंस में, ठीक है। मैं नहीं पीता हूँ, बता रहा हूँ, देखी है इस वजह से। बियर जो है 4 से 5 रहता है इसका पीएच मान, ठीक है। अम्ल वर्षा हो रही थी जिसमें H2SO4 और HNO3, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन रहा था। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान रहता है वो 4.5 से 5 के बीच का ये भी रहता है। कितना रहता है? 4.5 से 5 के बीच का। इसका मतलब अम्लीय रहता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। बिल्डिंगें खराब कर देता है, मिट्टी की अम्लीयता बढ़ा देता है ना, पौधों को नुकसान पहुंचाता है, जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये है मानव मूत्र, ठीक है, जो यूरिन होता है, ह्यूमन यूरिन 5.5 से ये 6.5 होता है, ठीक है ना। 5.5 से 6.5 आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं? कम पानी पिएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाती है इसकी, ठीक है। तो हमेशा हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर हमारा जो है एक स्वस्थ रहे। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.4, ठीक है। एक एक्चुअल जो वैल्यू बोली जाती है वो 7.4 बोली जाती है, ठीक है, 7.4 बोली जाती है। लेकिन जानबूझ के रेंज लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए 7.5 ही दे दिया तो, और ना दिया 7.4, तो आप नन ऑफ दीज लगा दो, ऐसा नहीं, उसके एकदम करेक्ट पास लगाए ना 7.5, फाइन। चलिए, समुद्री जल खारा रहता है, उसका पीएच मान 8.2, अपमार्जक उसका 10, और अमोनिया का बहुत ज़्यादा रहता है, उसका कितना है मेरे भैया? 12 रहता है, ठीक है। क्या यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं? देखिए, मनुष्य के पेट में स्थित अम्ल, उसका पीएच मान 1 के पास, नींबू का 2.2 से 2.4, शराब का 2.8 से 3.8, बियर का जो है 4 से 5, अम्ल वर्षा जो हो रही थी जिसको एसिड रेन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एसिड रेन कहा जाता है, उसका 4.5 के आसपास। मानव पेशाब जो है, मानव मूत्र जो है वह क्या है? 5.5 से 6.5।
मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.3 से 7.5, जो एक्चुअल वैल्यू है तकरीबन वो 7.4 रहती है। समुद्री जल जो है उसका पीएच मान है 8.2। अपमार्जक जो है उसका है क्या है मेरे भाई, अपमार्जक का जो पीएच मान है वह होता है 10, और अमोनिया जो है, अमोनिया का जो पीएच मान होता है यह होता है 12। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स आपको मिले जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। कितनी बार अच्छा देखिए आपके सामने सवाल गुजरे होंगे अगर आपने कई एग्जाम्स दिए होंगे तो, है ना। तो इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैंने इकट्ठा कर लिया है सब। आप बस केवल साथ में बने रहिए और इन चीजों को देखिए। इससे ज्यादा आपको कोई आवश्यकता, कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है यार, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। तो कोशिश करिए, प्रयास करिए इन चीजों को याद करने की। और याद क्या करना है, अभी आप देख लीजिए, अभी जितना भी पढ़ाया मैंने आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, है ना। लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए इसको पूरा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। ठीक है, तो आप लोग भरोसा करिए, जुड़िए हमारे साथ और आपको बेटर कंटेंट देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। और सिलेक्शन दिला के दिखाएंगे, है ना। अगर आपने अब भाई अब आप ही उन चीज़ों को ना पढ़े, करना तो आप ही को है कुल मिला करके, हम तो आपका केवल सहयोग कर सकते हैं, है ना, चीज़ों को बता सकते हैं। एग्जाम में तो आप ही को क्वेश्चन हल करके आना है ना। तो आप जो है आप भरोसा करिए, हमारे ऊपर 27 लाख लोगों का भरोसा है ना। तो आप भी करिए और वीडियो को शेयर कर सकते तो शेयर कर दीजिए, लोगों तक बात पहुंचाइए। ऐप पर भी ये क्लास चल रही है, डेमो क्लास है। आपको यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ना। तो मैं ज़्यादा इसमें इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्लाइड्स यही मुझे लिखना रहता तो ये अभी क्लास जो है तकरीबन 1.5 घंटे की हो जाती, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से, मेरी क्लास में हमेशा यही होता है कि मैं रिवीजन ज़रूर करा देता हूँ हर क्लास का। चलिए आइए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए आइए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन, वास्तविक द्रव्यमान 9.8 × 10 की घात -31, इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है -1.6 × 10 की घात -19। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, द्रव्यमान 1.6 × 10 की घात -27, इसके ऊपर धन आवेश रहता है 1.6 × 10 की घात -19। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, इसका भी द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के लगभग बराबर रहता है और इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं रहता है। ठीक है, आवेश का मात्रक है कूलम, आवेश का मात्रक है कूलम। मैंने आपको एक बात समझाई है कि द्रव्यमान किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का ज्यादा है, प्रोटॉन का ज्यादा है, सॉरी यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखना था, ठीक है ना। प्रोटॉन का ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। कितने गुना ज्यादा है, 1837 गुना ज्यादा है। तो कौन भारी है, कौन भारी है, प्रोटॉन भारी है। कितने गुना भारी है, 1837 गुना भारी है। किससे, किससे, इलेक्ट्रॉन से। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 की घात 19 बटा 1.6, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये मैंने आपको बताया तत्व विशेष। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, सीजियम। सबसे कठोर अधातु कौन सी है, हीरा है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। क्या यहां तक सारी बात समझ में आई आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जरा अम्लों के उपयोग से पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे बताते हैं कि कौन क्या है। तो उसके लिए हम लिटमस पत्र का इस्तेमाल करते हैं, लाल और नीला। अगर अम्ल को लाल पर डालेंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा, वो वही का वही रहेगा। लेकिन अगर अम्ल को नीले पत्र पर डालेंगे तो उसका रंग हो जाएगा लाल। उसी तरह से अगर आपके पास क्षार है, उसको आप नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा, वो नीला का नीला ही रहेगा। अगर उसी क्षार को आप लाल पर डाल रहे हैं तो उसका रंग बदल करके नीला हो जाएगा। एक बात ये हो गई। अम्ल वह है जिसका पीएच मान 7 से कम रहता है, और भस्म वह है जो कि आपके जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा रहता है। उदासीन वह है जिसका पीएच मान 7 के बराबर रहता है। पीएच पेपर इस्तेमाल करते हैं, पीएच पेपर इस्तेमाल करते हैं पीएच वैल्यू अम्लीयता बताने के लिए, क्षारीयता बताने के लिए। और इसके बाद जरा देखिए आप,
ये अम्लों का उपयोग था। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? पेट्रोलियम के शोधन में तथा संचायक बैटरी में। नाइट्रिक अम्ल का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? उर्वरक तथा विस्फोटक में। एसिटिक अम्ल का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? सिरका निर्माण में। फार्मिक अम्ल का कहाँ निर्माण कर रहे हैं? फलों के संरक्षण तथा रबर स्कंदन में। ऑक्जेलिक अम्ल का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? मेनली फोटोग्राफी में और कपड़े पर स्याही से धब्बे हटाने के लिए। बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, दवा के निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जरा। भस्मों के उपयोग जरा देखिए, जिनका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो भस्म रहते हैं। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल जो हो रहा है वो साबुन बनाने में किया जा रहा है, कपड़ा एवं कागज निर्माण में किया जा रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? गारा एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाते हैं प्लास्टर, वो हो रहा है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल होता है और मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में भी इस भस्म का प्रयोग किया जाता है। कौन है वह? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद जरा आइए जरा देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? नहाने वाला साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और यह अम्ल विषाक्तीकरण, पॉइजनिंग जो हो रही थी, एसिडिटी वगैरह को खत्म करने के लिए विषहर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए जरा, अम्ल और भस्म का रिएक्शन होता है जब, तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। मैं इन रिएक्शंस को कराऊंगा अलग से, ठीक है, वो अलग विषय है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसको मैं करवाऊंगा। वो पूरा टॉपिक ही रिएक्शन का रहेगा कि जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो पूछी जाती है उसके लिए अलग से पूरा टॉपिक बनाऊंगा। ठीक है, आइए जरा देखें, नमक का जो प्रयोग है, सोडियम क्लोराइड, यह टेबल सॉल्ट कहा जाता है मानव आहार एवं खाद्य पदार्थों का संरक्षण में। सोडियम बाइकार्बोनेट का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है मेरे भैया? बेकिंग पाउडर बनाने में और अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर जो यंत्र है आपका, वो बनाने में। सोडियम कार्बोनेट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? जरा देखिएगा, अपमार्जक के निर्माण में, कांच निर्माण में और कास्टिक सोडा बनाने में। पोटेशियम नाइट्रेट भैया मेरे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? उर्वरक के रूप में, आतिशबाजी के रूप में, ठीक है ना, और गन पाउडर के रूप में। कॉपर सल्फेट नीलत होता है कीटाणुनाशक के रूप में तथा रंगाई के और छपाई के उसमें यूज में। पोटाश एलम फिटकिरी है। फिटकिरी देखिए कहाँ इस्तेमाल हो रही है? जल के शुद्धिकरण में और औषधि के रूप में, कट वट जाए तो वहां लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और पीएच मान आपको मैंने अभी सबका एक एक बार बता ही दिया कि किसका कितना कितना पीएच मान है। ठीक है, क्या यहाँ से सारी चीजें आपको समझ में आई है मेरे भैया? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो भी इंक्वायरीज हों, आपको डेमो में पूरा नंबर बताया गया, आप वहाँ से वो नंबर पे कॉल करके, किस तरह का एडमिशन प्रोसेस आपको मालूम है, ऑनलाइन ऐप पर ही जा करके वहीं पेमेंट करनी रहती है, आप वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस बस ये डेमो क्लासेस चल रही हैं, ऐप पर भी हैं क्लासेस, जहाँ 1-2 दिन में और स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं SN पांडे आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे हम साइंस के सेक्शन में, कोई अच्छा टॉपिक लेकर के आऊँगा, है ना। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्कार।